शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। बहुत संभव है कि मैं 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा और मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से मानवेंद्र जी ने शुरू की थी कि कथक की कोई बहुत जानकारी मुझे नहीं है। पर हाँ, जब मुझे ये पता चला कि रजा फाउंडेशन के इस मंच से बिरजू महाराज पर मुझे कुछ कहना है, मैं थोड़ी सी बात कहूं। मेरा जो परिचय हुआ कथक से, वो कथक से ना होकर के बल्कि कथिक से हुआ। और आप सब जानते हैं कि कथा कहे सो कथक कहावे या फिर कथिक कहावे। वो भी इस तरह से कि बचपन में ही मेरे बाबा जी मुझे कुछ कुछ नसीहतें देते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को कुछ कुछ बातें बताते हैं अपने क्षेत्र की, अपने आसपास के लोगों की। तो वो बता रहे थे कि एक उन्होंने जो है पद में कहा कि बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौ कथिक नचावे तीन चोर, और जब तबला बोला धीन धीन, तब एक के ऊपर तीन तीन। वो ये बता रहे थे कि कैसे जो है समूह में अगर आप कुछ करते हैं तो बेहतर कर पाएंगे। तो वहां से कथिक, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कथिक क्या है, तो उन्होंने बताया। और जो लोक में जैसे कथक के बारे में कहा भी जाता है कि कथक मुगल दरबार का नृत्य है। आदरणीय रश्मि वाजपेयी जी बैठी हुई हैं और इन्होंने अपनी किताब में उस बात को कोट किया है कि वो सिर्फ मुगल दरबार का नहीं बल्कि नटवरी नृत्य और नृत्य के आदि रूप नटराज से उसको जो है जोड़ा है अपनी किताब में इन्होंने। तो जो दरबार है उसके बाहर जो नृत्य था उसकी तरफ वो इशारा भी, वहां से मुझे वो चीज समझ में आई। और दूसरी, महाराज जी को बनारस का रहने की वजह से ये लाभ भी मुझे हुआ कि महाराज जी को साक्षात कथक करते हुए देखने का भी अवसर मिला। तो एक तो वो चीजें थी। फिर दोबारा जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और जाहिर सी बात है कि उस देखे से या उस स्मृति से या बाद में जो यूट्यूब वगैरह पर देखा, उस सबके आधार पर ही मैं कथक पर कोई बढ़िया बढ़िया या जो भी बात मैं कहूंगा बढ़िया घटिया, वो बात नहीं कह सकता था। तो मैंने किताबों का सहारा लिया और उन किताबों में एक मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो किताब है बिरजू लय नाम से जो है, उसके बाद दो और किताबें रश्मि वाजपेयी जी की हैं। एक कथक प्रसंग जो उनकी संपादित किताब है और संभवतः 1992-93 की है, और दूसरी अभी हाल फिलहाल में आई है कथक वितान, कथक की तथाकथा। ये तीन किताबें मेरे जानकारी का, मेरे ज्ञान का, मेरी समझदारी का आधार बनी। उस आधार के क्रम में जब महाराज जी के ऊपर बात हो रही है या कथक पर बात हो रही है, और जाहिर सी बात है आप सब ये बात जानते मानते होंगे कि कथक और महाराज जी अलग नहीं है, वो एक जैसा हो गया है। माने कथक का मतलब हमारे समय में बिरजू महाराज और महाराज का मतलब कथक। ये क्यों कर हुआ, इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा। महाराज जी का महत्व क्या है, और ये कथक में जो कथक दरबार का एक नृत्य था जिसमें श्रृंगार भाव प्रधान था, उससे पहले जब वो मंदिरों में था तो उसमें आध्यात्मिक चेतना थी, और वो आध्यात्म था यानी कि जो भक्त था वो ईश्वर का नाम लेते हुए उनका स्मरण करता था और वो कथक करते हुए ऐसा कर रहा था। जब वो दरबारों में आया तो उसमें श्रृंगारिकता हावी हो गई। उस श्रृंगारिकता को इहलौकिक जगत पर लाकर और जितने सारे संदर्भों को कथक में समाहित किया, और मुझे तो लगता है, तो वहीं से ये बात मैं कोट कर रहा हूं जो लय के बारे में महाराज जी की है। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। ये मनीषा जी की किताब से कोट है। घसियारा तक जब घास काटता है, घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है, फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा सी गड़बड़ी हुई कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर और ताल की समझ है तो वह जान जाएगा कि लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। और नृत्य के बारे में इन्होंने कहा कि मुझे तो संपूर्ण सृष्टि नाचती हुई दिखती है। मैं जहां भी जिसको भी देखता हूं वो एक खास तरह का जो है नृत्य करता हुआ दिख रहा है। अब आप यहां से ये देखने की कोशिश कीजिए, जब महाराज ये बात कर रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि नृत्यमय है, नाचती हुई है, तो मानवेंद्र जी की उस सवाल का भी यहां जवाब है
कि समकालीन हिंदी कविता को भी कथक में किया जा सकता है। बल्कि रश्मि वाजपेयी जी ने अपनी उस किताब दूसरा जो आपका सवाल था कि हिंदी के लोगों ने नहीं लिखा है, इस पूरी किताब में एक चैप्टर है जो नृत्य और कविता को केंद्र में रख करके लिखा है इन्होंने। मेरा सवाल ये नहीं तो उस संदर्भ से मैं ये कहना चाहता हूं कि नृत्य और कविता के अंतर संबंधों को, और महाराज जी के साथ जिन लोगों ने वो नाट्य रूपांतरण किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता जैसे लोग थे, तो वो दौर भी था। और आप सब जानते हैं कि महाराज जी को दिल्ली लाने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये कम लोग जानते होंगे और जिसकी चर्चा महाराज जी ने की है अपने तमाम साक्षात्कारों में, वाजपेयी जी ने ही जो साक्षात्कार लिया है उसमें वो बता रहे हैं, जब इन्होंने कहा एक छोटा सा सवाल कि अपने बारे में कुछ बताइए, और उस पर मुझे लगता है कम से कम 20 मिनट तक महाराज जी लगातार बोलते रहे होंगे। वो लगभग 7-8 पृष्ठों में दर्ज हुआ है। और वहां वो बताते हैं कि जब मैं 8 साल का था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अभी 10वां नहीं हुआ है, मैंने 2 प्रस्तुतियां की और उनका मुझे 500 रुपए पारिश्रमिक मिला। उस पारिश्रमिक से मेरे पिताजी का 10वां हुआ। ऐसे घोर अभावपूर्ण जीवन को जीने वाला व्यक्ति जब दिल्ली आता है, और जोशी मैडम का नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो थी निर्मला जोशी जी, कपिला वात्स्यायन जी, या दूसरे तमाम सारे लोग, क्योंकि वो उस समय जो शासन सत्ता पर लोग थे वो ऐसे लोग नहीं थे जिनका कलाओं से कोई संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं था। पंडित जी कलाओं को जितना महत्व देते थे, जितना प्रश्रय देते थे, आप सब निराला जी से लेकर तमाम सारे संदर्भों को जानते होंगे। तो उन संदर्भों से जब आप देखेंगे तो एक पूरा परिवेश, एक पूरा माहौल मिला। हालांकि वह माहौल भी बाद के दिनों में कैसे खराब हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है, मनीषा जी की किताब में वह दर्ज है कि महाराज जी की प्रस्तुतियों को खोजने के लिए जब वो संगीत नाटक अकादमी और तमाम सारी अकादमियों में जाती हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, कुछ भी उन्हें नहीं मिला। बहुत मुश्किल से 2-4 प्रस्तुतियां मिली जो ठीक ढंग से देखी नहीं जा सकती थी, समझी नहीं जा सकती थी। बावजूद इसके, और दूसरा संदर्भ जो दूसरी बात जो परिवर्तन किया, जिसे जो विषय हम लोगों को दिया गया था, निरंतरता और परिवर्तन की बात, तो कथक की जो अपनी एक परंपरा थी जिसमें श्रृंगार था, जिसमें भक्ति थी, और आचार्य बृहस्पति ने कथक का एक अर्थ यह भी बताया है कि एक अकेला नट जो करता है वह कथक है, यानी कथक अकेले किया जाता है। महाराज जी से पहले मैडम मेनका और दूसरे तमाम लोगों ने वो शुरुआत की थी कि कथक को समूह में करना शुरू किया और नृत्य नाटिकाएं लिखी गई, तमाम सारी नृत्य नाटिकाएं मैडम मेनका ने भी खेली, बैले पर जो है वो कथक हुआ। लेकिन उसका व्यापक प्रयोग और जिसे कहते हैं ना संपूर्ण सृष्टि को जब कोई नृत्य में देखता है और उस चीज को जब वो व्यक्त करता है तो आप देखेंगे कि एक से एक, मैंने जो कथक की शास्त्रीय परंपरा या कह लीजिए कि जो दरबारी परंपरा थी, उस दरबारी परंपरा को तो इन्होंने निभाया ही, उसके साथ जो नए प्रयोग किए उन प्रयोगों में से मैंने कई लिखे हैं। जैसे बहुत सारी तिहाइयां इन्होंने बनाई, दोस्तों की चुहलबाजी, चिड़िया की छलांग, चूजों को दाना चुगाती हुई चिड़िया, बचपन की डांट फटकार, सांप, हिरण की चाल, तो ये सारा जो ये तिहाइयां जो है ये पहले आपको कथक में नहीं मिलेंगी। कथक का अपना एक जो ढांचा था उस ढांचे पे ये फिट नहीं बैठती थी। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य के तमाम सारे नाटकों को कथक में व्यक्त किया, जैसे भवभूत के मालती माधव को, कालिदास के कुमार संभव को, टैगोर की कहानी पर दलिया नाम से कथक डालिया नाम से कथक खेला, गीतापदेश और कृष्णायन का गालिब के जीवन पर आधारित होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, ये सब। तो ये ऐसी प्रस्तुतियां हैं महाराज जी की, एक पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास जिसमें और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारा कुछ करते हुए कथक में जो परिवर्तन कर रहे थे उस परिवर्तन को आगे आने वाले जो कथक के मर्मज्ञ हैं, कथक के जानकार लोग हैं, कथक पर काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से करेंगे, उससे कथक का आगे का जो है
स्वरूप बनेगा, विकसित होगा। बहुत सारी बातें मेरे मन में अभी छूट गई हैं उस दौरान की, जब महाराज जी अपने युवावस्था में थे, और जब, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज जी विलंबित करने में जो है इन्हें परेशानी होती थी। यह भी बात मनीषा जी ने ही अपनी किताब में दर्ज की है, और उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है कि मध्य लय को तो बहुत बेहतर तरीके से करते थे, पर विलंबित करने में थोड़ी मुश्किल थी। जबकि मैंने जितनी मेरी समझ है कथक को देखने की, उस समझ के आधार पर मुझे ये लगा कि नहीं, जो भी महाराज जी कथक कर, बनारस में तो बनारस के दर्शकों के बारे में, श्रोताओं के बारे में जो जानते हैं कि भाई अगर बहुत अच्छा हुआ तो बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया, और जरा सा भी अगर खराब हुआ तो ऐसी हूटिंग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने जब जब महाराज जी को संकट मोचन में, बीएचयू के सभागार में संभवतः 2017 में एक कार्यक्रम था, उसमें जो महाराज जी की प्रस्तुति हुई थी वो तो अद्भुत थी। तो तमाम सारी ऐसी प्रस्तुतियों को देखते हुए, सुनते हुए महाराज जी को और कथक के बारे में हमने जो बातें जानी समझी थी, शायद मेरा वक्त भी पूरा हो गया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।